बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड वेव और ये सारी वेव की कहानी थोड़ी सी ख़त्म करी थी, है ना। उसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट वगैरह तो कर दी थी हमने, लेकिन न्यूमेरिकल्स रहते थे, राइट। न्यूमेरिकल बेटा जो इंटेंसिटी वगैरह के टॉपिक हैं, इसके सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को 12th क्लास में एज इट इज़ और इवन ज़्यादा ही मिलेंगे वेव ऑप्टिक्स में। लेकिन टॉपिक है आपका बिना न्यूमेरिकल के टच नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने एक न्यूमेरिकल दे दिया है ताकि आप लोगों को जो है हर एक टॉपिक से एक न्यूमेरिकल जो हमने पढ़ा है बिना न्यूमेरिकल के टॉपिक ना बचे, ये चीज़ मैंने जो है ध्यान में रखते हुए एक न्यूमेरिकल डाल रखा है सारे टॉपिक्स का, राइट। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 साउंड सोर्सेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस साउंड इंटेंसिटीज एट I0 एंड 4I0 एक फिक्स पॉइंट से, राइट। वेयर एट पॉइंट P वैल्यूज सेपरेटली, मतलब अलग अलग हमने उनको निकाला, 4I0 को और निकाला और I0 को अलग देखा, तो मेरे पास कुछ क्या आई, फ्रीक्वेंसी की सेम फ्रीक्वेंसी थी। अभी बोलता है अगर मैंने उनको दोनों को I0 और 4I0 को कंबाइन कर दिया है, राइट, और मैंने उनको आगे पहुंचाया, तो इसने बोला है साउंड वेव्स P पॉइंट पे पहुंचती है और उसका फेज डिफरेंस क्या आता है, फाई आता है। तो आपको बताना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी पॉइंट P पे क्या होगी अगर जो फेज डिफरेंस था वो पहले केस में 0 हो जाए, दूसरे केस में 2π/3 आ जाए और तीसरे केस में फाई = π आ जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला में डालना और आंसर आ जाना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, I1 + I2 + 2I1 I2 cos φ, यही हुआ करता था बेटा। पहले केस के जब फाई की वैल्यू 0 है, ये वैल्यू हमारे 2√I1 I2 2√I1 × I2, राइट। तो पहले केस जब फाई की वैल्यू बेटा 0 आएगी हमारे पास, तो ये फाई की वैल्यू 0 का मतलब कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1, राइट, और इसकी वैल्यू I0 है, इसकी वैल्यू 4I0 है, फिर यहाँ पर भी सेम I0 × 4I0 और ये 1 हो जाएगा, राइट। समझ पा रहे हैं, देखो ध्यान से, I × 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 का रूट 2, 2 × 2 4, 4 का रूट 2 आ जाएगा, 2 × 4 cos 0 1, तो 4 + 4 + I0 कितना आ गया, 9I0, यानी कि इसी केस हमारे पास जो इंटेंसिटी आई वो कितनी आएगी, 9 टाइम्स ऑफ I0। सिंपल सा क्वेश्चन है, cos फाई की वैल्यू डालनी है, आपको थोड़ी करना है। सेकंड केस में 2π/3, 2π/3 पे वैल्यू कितनी होती है, तो देखो cos 2π/3 अगर हम रखेंगे तो cos 120 आएगा, यानी कि -1/2 आ जाएगी फाई की वैल्यू, cos 120 -1/2 होता है, राइट। अब वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो ये तो सेम ही रहेगा, I0 + 4I0 + 2 I0 × 4I0 × -1/2, तो बेसिकली 2 से 2 इसे काट दो, ये 2 आ जाएगा, 4 और 1 5 -2, समझ पा रहे हो, तो कितना आ जाएगा, 3I0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं, बड़ा बच्चे वाला क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू पाई रखने पर, पाई पे वैल्यू कितनी होती है, कॉस की पाई पे वैल्यू कितनी होती है, +1 -1, मारो तुक्के तो मार दो कम से कम, चलो माइनस, चलो सही लग गया तुक्का। हाँ तो बेटा माइनस होती है, कॉस का ग्राफ याद है ना, ये वाला मैंने बताया था आपको, 0 π 2π, है ना। तो बेटा यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देना -1 की, तो -1 ये कितना आएगा, 2 2 4, ये तो आ गया 4, माइनस का 4 प्लस का 4 कट गया, तो नेट आई कितना आ जाएगा इसमें, I0। समझ में आ गया, कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, जिन बच्चों ने क्विंस ट्यूब को नहीं समझा था उनका दिमाग लगेगा नहीं, लेकिन जिन्होंने समझ लिया था उनका दिमाग लग जाएगा। ये कहता है कि क्विंस ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास मूवेबल वाली साउंड है ना, जो मूवेबल वाला ये था, यानी कि जिसको हम लोग मूव करा सकते थे, ये वाला मूवेबल वाला था, याद आ रहा है ना, एग्जैक्टली वही 2x वाला पॉइंट पकड़ना है। ये कह रहा है कि जब हमने इसको मूव कराया, ध्यान सुनना, द साउंड इंटेंसिटी चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। पहला केस ये बताना चाह रहा है कि आपके पास जो चेंज होगी वो कहाँ से होगी, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक चेंज होगी। बेटा सबसे पहले जो आपके पास दे रखी है, मिनिमम से मैक्सिमम तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो बेटा याद करो, एक मिनिमम से दूसरे मिनिमम तक वैल्यू पूरी वेवलेंथ की आया करती थी, या एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा तक वैल्यू पूरे लैम्डा की आया करती थी, राइट। कहने का मतलब ये है, मेरे पास अगर ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो ये देखो मिनिमा से जो आपके पास मैक्सिमा है, ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है कितनी आएगी, लैम्डा मान के चले थे ना हम लोग। वैसे तो ये पूरी वेवलेंथ लैम्डा थी, लेकिन इस केस में तो हम लोगों ने लैम्डा ये वाला लिया था, राइट। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, λ/2, राइट। तो यहाँ पे हमसे कहता है कि मिनिमम, इसका मैंने बताया था आपको क्यों ऐसा लेते हैं क्विंस ट्यूब में, क्योंकि यहाँ पे x निकलता है, तो यहाँ पे तो पूरा जो वैल्यू है ना वो याद रखना है, यानी कि क्विंस ट्यूब पढ़ के आना है।
इसको क्वेश्चन करने से पहले। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास लैम्डा बाई 2 आ जाएगा जब केस हमारे पास मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहा है। तो पहला केस तो ये हो गया, है ना। अब ये कह रहा है डिटेक्टेड चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम का मतलब एक बार कर दिया है, और सेकेंड टाइम में जो रहा होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ही तो जाएगा ना। मिनिमा टू मैक्सिमा तो पहले हो गया, अब दूसरा जो केस जाएगा वो मैक्सिमा टू मैक्सिमा ही जाएगा। मिनिमा टू मैक्सिमा तो स्टार्टिंग का केस करने के लिए था, और जब उसने सेकेंड टाइम करा तो दूसरी बार जो आपके पास पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, पूरे मैक्सिमा से मैक्सिमा का आएगा, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ करता था। भाई जब कोई चीज़ मैक्सिमा पे पहुंचेगी तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ करता था, तभी हमारे पास साउंड आ रही थी। मैंने आपको ऑब्जर्वर का कान यहाँ पे लगा के दिखाया था, राइट। तो यानी कि उसमें जो हमारे पास दूसरी बार करेगा तो टोटल पार्ट डिफरेंस आपका ये आ जाएगा। सेकेंड टाइम किया ना, अब ये हमारे पास टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा बाई 2 एलसीएम लेके कर देंगे। अब देखिए क्या कहता है, फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन द स्लाइडेबल ट्यूब इज ड्रॉन अपार्ट बाय 9 सेंटीमीटर। भाई इस ट्यूब को आपने कितना खींचा, 9 सेंटीमीटर, तो ये टोटल पार्ट डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा। अगर आपने इसको 9 इधर से खींचा था तो बेसिकली 9 इधर से गया और 9 इधर से दूर हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 18 आ गया। तो यानी कि आपके पास इस वैल्यू को आप 18 के इक्वल रख सकते हैं, टोटल पार्ट डिफरेंस यही तो 18 के इक्वल। यहाँ से अगर आप लैम्डा निकालेंगे 36/3 तो कितना आ गया, 12 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दे रखा होगा, सेंटीमीटर दे रखा सेंटीमीटर में आ गया, राइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आपको क्या निकालनी थी, अगर स्पीड ऑफ साउंड ये है तो फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या था भाई। फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो क्या होता था बेटा हमारे पास, हाँ, v इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ म्यू, राइट। अब आपको क्या निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v कितने रखे, 336/12। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, सॉल्व कर लेना, आपका जो भी वैल्यू होगी वो आप डाल कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ अगली इक्वेशन पर पहुँचता हूँ, हटा दूँ इसको। ये कहता है राइट द इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम फिक्स एंड फ्री बाउंड्री, फ्रॉम फिक्स एंड फ्री बाउंड्री। यानी कि एक बाउंड्री कैसी है आपकी, फिक्स है, और एक बाउंड्री कैसी है आपकी, फ्री है। याद है कौन से वाले केस हो गए, यानी कि फिक्स वाला केस, यहाँ पे जब हमारे पास वेव कैसी हो गई थी, इन्वर्टेड, लेकिन क्या फ्री ऑन उसमें इन्वर्ट हुई थी, इन्वर्ट नहीं हुई थी, वापस गई थी, नॉर्मल में गई थी लेकिन इन्वर्ट नहीं हुई, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए इसने बोला है कि आप इक्वेशन लिख दीजिए वेव्स की, और मोर ओवर रिजल्टिंग स्टेशनरी वेव भी बता दीजिए मुझे क्या है, अगर y1 की वैल्यू ये है और y2 की वैल्यू ये है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब देखो पहला केस लेता हूं मैं, यहाँ पे दोनों के लिए फॉर फिक्स्ड स्ट्रिंग, ठीक है। जब फिक्स स्ट्रिंग होगी तो y1 के लिए जो वैल्यू आएगी, अब ध्यान से देखना बेटा, जब मेरे पास अगर मैंने इंसिडेंट वेव इस तरफ दी है और उसकी इक्वेशन में कोई दे रखी है ना, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन दे रखी है, तो रिफ्लेक्टेड वेव तो इस तरफ आएगी, तो ये पता है कि माइनस वाली चीज है प्लस बन जाएगी पहली बार, ये माइनस वाली चीज, क्योंकि हमारे और दोनों तो एक ही मीडियम में रहेगा ना, मीडियम में रहेगा तो बेटा के थोड़ी चेंज हुआ है, के थोड़ी चेंज किया है, ये तो प्लस का हो जाएगा ना ये वाले साइन, तो क्योंकि अगर इस तरफ जाए तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरफ आ रहा है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये बात तो तय हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब आपके पास स्ट्रिंग बेटा फिक्स होती है और ये वापस जो है कुछ इस तरीके से आएगी, राइट, इसके बीच में जो चेंज हुआ वो कितने का चेंज हुआ, पाई का, यानी कि इसके केस में फिक्स स्ट्रिंग के लिए फाई की वैल्यू क्या है, पाई। तो यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी बेटा मेरी बनेगी y1 फॉर फिक्स स्ट्रिंग के लिए, इसके लिए रिफ्लेक्टेड कंडीशन इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है बेटा, पूरा 180 डिग्री है, यानी कि पाई है बेटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पाई। अब देखो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे, जो बाय वाले बच्चे हैं वो देख लीजिए, साइन पाई का मतलब यहां से अगर मैं शुरू करूंगा तो साइन पाई प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन थीटा, तो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब देखो मेरे को परफेक्ट इक्वेशन आ गई, माइनस से क्या बता रहा है कि आपके पास वेव क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिक्स स्ट्रिंग के लिए इसकी केस हो गया, अभी फिक्स स्ट्रिंग का इसका केस बना देते हैं।
इस केस में क्या हो जाएगा, देखो पहले तो अगर a sin ओमेगा t प्लस kx जा रहा है, ठीक है, तो वापस आते कैसे हो जाएगा, a sin ओमेगा t माइनस kx, ये तो हमने पकड़ लिया। लेकिन सेम वही कहानी, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस फाई यानी कि पाई, राइट। रिफ्लेक्शन का केस बता रहा हूं मैं, फिक्स स्ट्रिंग के दोनों के लिए, फिर मिटा के करूंगा फ्री एंड का, समझ में आ रहा है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू हो गई। अब यही आ गई ना साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, अगेन क्या हो जाएगा, माइनस का a साइन ओमेगा t माइनस के, राइट। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास, रिफ्लेक्टेड की, जब हमारे पास फिक्स स्ट्रिंग थी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, फ्री एंड कर देता हूं, हटा दो इसको, समझ में आ गया ना। अब मैं कर रहा हूं बेटा फॉर फ्री एंड। अब फ्री एंड का केस बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं है, हो गया, आराम से हो गया। फ्री एंड में कुछ करना ही नहीं है, बस एक इक्वेशन बदल दो, माइनस से प्लस लिख दो, बाकी काइंड सेम ही रहेगी। यार फ्री एंड में क्या था, यहां से वेव आई, एग्जैक्टली यहाँ पे थी, यहाँ पे रिंग थी, अभी रिंग ऊपर नीचे करती तो ये जो वेव थी ये डायरेक्ट ऐसे चली जाती है सीधी, जैसी थी वैसे जाएगी, यानी कि फेज डिफरेंस 0 आ जाएगा। बस ये चीज, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन चली जाएगी। तो फ्री एंड के लिए y1 की वैल्यू आ जाएगी a sin ओमेगा t प्लस kx। सिमिलरली इसके लिए हो गई इक्वेशन, समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहानी आती है हमसे ऑल्सो फाइंड द रिजल्टिंग स्टेशनरी वेव। अभी स्टेशनरी वेव क्या है, इसके बाद का जस्ट टॉपिक है ना, उसको हम आगे देखेंगे। बट मतलब बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है आप लोगों को यहाँ पे, यानी कि y1 प्लस y2 करना है। ये चीज तो हम समझ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब बेटा y1 प्लस y2 अगर मैं करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। रिजल्टिंग स्टेशनरी वेव मतलब इस स्टेशनरी वेव में आपको समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो y1 प्लस y2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस a sin ओमेगा t प्लस kx लिख सकता हूँ। y1 प्लस y2 कर दिया है बेटा मैंने, और y1 प्लस y2 करने के बाद बच्चा मैं a sin अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा kx a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस ओमेगा t प्लस kx, राइट। साइन a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, याद है आप लोगों को, 2 साइन a कॉस b, और ये एम्पलीट्यूड तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, बताया था जब सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूलेस कराए थे, जब 11 शुरू हुआ करती थी, है ना। बायो के बच्चे इसमें तंग नहीं होंगे, ये तो फॉर्मूले लिखवाए थे सारे, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले से आती है, इसमें हमने कोई नया चीज़ नहीं करी। तो ये आपके पास रिजल्टिंग इक्वेशन आ जाती है जो आपको फाइनली प्रूव करनी थी, मतलब छोटी मोटी चीज़ें पूछी गई, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले रिफ्लेक्शन वगैरह कराए थे, थ्योरी से इतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है ना। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि हमारा अप्रोच कैसे लग रहा है। चल सकते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो एक प्रोग्रेसिव वेव है, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेवल्स इन अ मीडियम m1 एंड एंटर्स इन अ मीडियम m2 वेयर इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 75%। अब मैंने आपको बता दिया डिक्रीजेस टू 75%, इसका ध्यान रखना, 25% कम हुआ है। तो बेटा एक्चुअल में ऐसे याद रख सकते हो, या फिर आप सीधा डिक्रीजेस टू जहां पे आ जाएगा, यानी कि आपको वैल्यू लेनी, यानी कि 75% ही वैल्यू लेनी है आपको, राइट। अगर ये कहता डिक्रीज बाय 75% तो आपको सिर्फ 25% वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू लेनी है, 75% वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो आपके पास V1 है, राइट, V2 जो है सॉरी 3/4 टाइम्स ऑफ V1, यही तो हुआ है। जब दूसरे मीडियम में गई है M2 में, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई है 75%। समझ में आती है कहानी। तो V2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3/4 टाइम्स ऑफ V1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आप लोगों से कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट वेव, सेकंड ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट वेव, राइट। अब ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को मैंने इसकी इक्वेशन कराई थी, क्या थी, AR अपॉन AI इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2। रेशियो से कदम निकालना है रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव का, ये इक्वेशन तो हम लोगों ने करी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कहानी ऐसे बन नहीं सकती, क्योंकि V2 बाय V1 अगर आप यहाँ से निकालोगे 3/4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी वैल्यू नहीं रखी। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को V1 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ,
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय v1। और जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को v1 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा v2 बाय v1 माइनस 1 अपॉन v1 बाय मतलब 1 प्लस v2 बाय v1। समझ में आ गई कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब v2 बाय v1 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3/4, ये डाल सकता हूं मैं। मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 3/4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3/4। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, सॉल्व तो खुद ही कर लेना यार। 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4 राइट अपॉन में ये कितना है 1 4 प्लस 3/4, 4 से 4 कट जाएगा माइनस 1/7 राइट। ये वैल्यू आएगी 1/7 डाल देना, मॉड ले लेना, मैंने आपको बताया भी था। ये क्यों आ रहा है क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास ये वैल्यू कम आती है, जैसे v2 की वैल्यू कम आई है ना तो माइनस ही आनी है। v2 की वैल्यू कम आई है तो आंसर तो माइनस ही आने की सही है हमारा। बट आपको अगर -1/7 दे रखा है तो और अच्छा है, लेकिन अगर मॉड में दे रखा है तो आपके पास 1/7 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? सारी चीज़ें क्लियर है। अब आते हैं ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट वेव पे। इस पे आते हैं ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट वेव पे। अब ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या हुआ करती थी? AT/AI is equals to 2 times of v2 by v1 plus v2। याद आया? अब अगर ये इक्वेशन है तो वैल्यू वही किससे डिवाइड करें? v1 से दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। तो v1 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 2 × v2 by v1 की वैल्यू हमने निकाल रखी 3/4 अपॉन में 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ये जाएगी 2, ये कितना है 4 प्लस 3 7 और 4 ऊपर तो ये आ जाएगा 3/2 अपॉन 7/4। 4 ऊपर पहुंच गया 3 4 12 अपॉन में 7 × 2, 2 6 12 यानी कि 6:7 आ जाएगा। समझ में आता है? तो जो हमने पीछे वाला टॉपिक किया था उसके न्यूमेरिकल्स हमारे पास यहीं तक है। अब थोड़ा सा स्पीड भी रखनी पड़ेगी और आगे ही बढ़ना पड़ेगा, सिलेबस भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे कौन सा? स्टेशनरी वेव्स। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक नए वेव की कहानी है जो हमारे पास स्टेशनरी वेव होने वाली है। अब तक जो हमारे पास हमने वेव पढ़ी है वो कैसी थी? प्रोग्रेसिव वेव, जहाँ पर हम लोगों ने एक जगह डिस्टर्बेंस दिया था और डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करी थी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ था। सर लेकिन वेव रुक कर सकती है? ये हाँ, वेव रुक नहीं सकती है। मैं कह रहा हूँ कि एक स्नैपशॉट मैंने ले लिया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। ठीक है, हाँ थैंक यू बेटा, आपके लिए तो स्क्रीनशॉट लिया है। देखो ना, मेरे को मैं फिक्स कर रखा है टाइम, ये टाइम फिक्स कर रखा है, उस समय की बात करी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह की वेव जहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं क्या कि जो पार्टिकल हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल एक ही जगह पर है। क्योंकि जो हमने अब तक प्रोग्रेसिव वेव पढ़ी है सारी, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, सारी प्रोग्रेसिव वेव को आगे बढ़ाया, एक पार्टिकल से मैंने उसे छोड़ा था, वो मूव करते हुए आगे गया था राइट। ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन ये जो हमारे पास स्टेशनरी वेव है बेटा, यहाँ पर पार्टिकल बिल्कुल ही मूव नहीं करता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं था। हमने वहाँ पे डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होगा ही होगा राइट। लेकिन हमारे पास जो स्टेशनरी वेव है ये ऐसी वेव्स हैं बेटा जहाँ पर हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होता है। तीसरी खासियत जो हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव हुआ करती थी उसमें पार्टिकल लगभग सभी के सभी सेम वेलोसिटी से मूव करा करते थे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहानी क्या होगी? पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी। कई बार जीरो भी आएगी और जीरो से बढ़ते हुए मैक्सिमम पर जाएगी, फिर मैक्सिमम से घटते हुए मिनिमम पर आएगी, फिर इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है अभी आगे देखेंगे बेटा, बिल्कुल देखेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के पास दो नई चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा जिसको हम लोग नाम देंगे, एक नोड्स और एंटी नोड्स। क्या नाम देंगे बेटा? नोड्स और एंटी नोड्स। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें अगर टाइम बचा तो देख लेंगे, टाइम नहीं बचा तो अगली क्लास में कर लेंगे, ये तो देखेंगे। लेकिन पहले इन वेव की कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं राइट। मैंने कहा कोई मेरी एक वेव शुरुआत हुई है और इस वेव की हाँ एक कंडीशन और है कि आपके पास जो है ना दो अलग अलग डायरेक्शन से वेव आ रही है, यानी कि एक वेव इस तरफ से गई है और एक वेव इस तरफ से आ रही है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं, उस समय पर हमें केस दिखाने हैं।
वैसे तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ चुके हैं, उसी का बेस लगाना है और हमारा पूरा स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर लेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही ठीक ठाक हो जाएंगे। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर मेरे पास वेव 1 है, ये वेव 2 है, राइट। मैंने कहा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, लेट से ये वेव इस डायरेक्शन में आ रही है और ये वेव इस डायरेक्शन में आ रही है। अब आप ऐसा मान के चलेंगे कि दोनों ही तरफ से ना आपके पास जनरेटर रखे हुए हैं, यानी कि यहाँ से भी आपके पास सेम एम्पलीट्यूड से सारी चीज चल रही है, बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है वेव की, और उस तरफ से भी कहानी बिल्कुल सेम है, वहां से भी कैसा आ रहा है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की वेव आ रही है। और जब ये आपके पास मीट होंगी तो हमारे पास क्या कहानी चलेगी, ये आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ में आप आ जाएगा। मैंने कहा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखिए ये वेव इस तरफ जा रही है, ये वेव इस तरफ आ रही है, दोनों के क्रस्ट ट्रफ हमारे पास क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं ना। और इसी वजह से हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है। देखो दोनों का हमारे पास ये पोजीशन सेम है तो एम्पलीट्यूड क्या जा रहा है इसका मैक्सिमम। इधर भी हमारे पास एम्पलीट्यूड जा रहा है मैक्सिमम, रिवर्स डायरेक्शन में उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों के क्रस्ट और ट्रफ क्या है, मैचिंग है, तो इसलिए एट t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास कहानी ये होती है। लेकिन जैसे ही t इज इक्वल टू t/4 की बात करते हैं, ये मैक्सिमम कैसे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप का हो गया। अब t इज इक्वल टू t/4 पे बेटा λ/4 चलेगा। वो तो सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए होगा ना। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट की ही बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि ये बेटा सारी चीजें मैंने टाइम फ्रीज करके माना, होता नहीं है टाइम के लिए एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने आपको ये दे रखा है, उस टाइम की कहानी कर रहा हूँ बेटा, है ना। ऐसे तो मैं वेव को टाइम को रोक ही नहीं सकता, वेव के बारे में पढ़ ही नहीं पाऊंगा ऐसे तो पढ़ने के लिए बेटा क्या लेना, स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं टाइम t इक्वल टू t/4 पे। देखो t/4 पे जो वेवलेंथ हमारी चलेगी, एक वेवलेंथ, देखो मैंने कहा था क्विंस ट्यूब वाला कॉन्सेप्ट से क्विंस ट्यूब में रखना है, वैसे तो हमारे पास एक वेवलेंथ पूरी है। t इज इक्वल टू 4 पे ये वाली जो वेव है बेसिकली यहाँ से चालू हो जाएगी, λ/4 चलेगी ना। देखो λ/4, λ/2, 3λ/2 और 2λ, मतलब लैम्डा पूरी एक लैम्डा तो ये वाली आएगी ना, 3λ/4 है और ये हमारे पास लैम्डा हो जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ तक t/4 पे आते समय ये वाली जो वेव है ये यहाँ पे पहुंची है, यानी कि यहाँ से शुरू हो जाएगी, ये यानी कि हमारे पास λ/4 ट्रेवल करिए, कहीं तो यही है। और ये वाली जो वेव है मेरे पास अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि देखो ये ऊपर जो हमारे पास वेव है ना, ये दोनों एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में W1 और W2 जब चली है तो मैंने कहा एक पॉजिटिव से आई है एक नेगेटिव से आई है, ठीक है। तो इसे केस में मेरे पास कहानी क्या होगी, देखो जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है, तो यहाँ पे तो हमारे पास दोनों वेव क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बिल्कुल एक सीधी वेव जाएगी। समझ में आया। देखो ये वाली वेव इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो ये t इक्वल टू 0 t/4 पे यहाँ से शुरू कर रही है ना, और ये यहाँ से शुरू कर रही है। अब ये नीचे देखो, यहाँ पर देखो ये वाली वेव जैसे ऊपर गई तो यहाँ से वाली वेव नीचे जा रही है ना, तो ये कहानी हमारे पास एक बार इस वेव को लेके जानी है और एक बार इस वेव को लेके जानी है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं आराम से। अब सिमिलरली आगे देखेंगे तो हम लोग ये पहुंच चुके और ये पहुंच चुके, अब क्या वेव यहाँ से चालू हो जाएगी। तीसरे केस देखो ये पहुंच गया, ये कौन से पे हो गया, एट टाइम t हाफ पे, यानी कि बेसिकली ये वाला वेव पूरा खत्म हो गया है, 0 से लेकर t इक्वल टू 0 से और t/4 का। अब t हाफ पे शुरू हो जाएगा तो ये वाली कहानी होगी और एक ये वाली कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो एक ऊपर एक नीचे, दोनों ऊपर है अभी, ये कंस्ट्रक्ट तो ये आ जाएगा कहानी। फिर 3t/4 पे देखो क्या आएगा, फिर डिस्ट्रक्टिव आ गया, फिर t पे क्या आ गया, फिर कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि आपके पास कुछ एक टाइम का पर्टिकुलर डिफरेंस हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब इसको पता कैसे करते हैं, तो बेटा इसमें से ये वाला माइनस कर दिया करो हमेशा, जहाँ तो यानी कि कंस्ट्रक्टिव के लिए जो आपका टाइम डिफरेंस आएगा वो आप कर दो t2 - t1, ये है ना एक ये और एक ये तो कंस्ट्रक्टिव है, ये और तो इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, आंसर हमेशा सेम आना है, ठीक है। तो यहाँ से कर दो t/2 माइनस कितना आ गया t/2, यानी कि t/2 पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, डिफरेंस आएगा, यानी कि हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। अभी λ/4 हो गया था बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा λ/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3λ/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा लैम्डा, यानी कि जब टाइम t इक्वल टू t हो जाएगा इसके बाद जो अगला टाइम आएगा उसके बाद पार्टिकल ये वाला मोशन रिपीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारे पास एक पूरी का वेवलेंथ कंप्लीट हो चुकी है, एक वेवलेंथ भी पूरी एक वेवलेंथ कंप्लीट कर दी, लैम्डा कंप्लीट हो गई है, राइट।
समझ में आता है? तो ये सारी वेव्स ऐसी थी जो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहकर मूवमेंट कर रही थी। सर मतलब ये समझिए, ये वेव है, ये क्या है, ये अभी वेव आएगी, अभी आएगी, अभी तो रबर बैंड, राइट। अभी इस रबर बैंड के मैंने दो एंड फिक्स कर दिए, राइट, और इस रबर बैंड का ये ऊपर नीचे हो रही है, या किसी को करना है ऊपर नीचे आते हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, फिर समझा देते हैं आराम से, ठीक है। तो अभी अगर ये रबर बैंड ऊपर नीचे, क्योंकि ऐसे करूँगा तो आगे पीछे हो जाएगी, तो ऊपर नीचे वाला केस देख लेते हैं कि ऊपर वाले आ जाओ हाँ जी बिल्कुल, अरे वेलकम, इंतजार रहता है। अब देखो बेटा, आपको नीचे खींचना, ध्यान सुनना, दिख नहीं रहा, कैसे दिखेगा तो ऐसे एक काम कर, नीचे बैठ जाओ और नीचे से आराम से खींच। राशि लंबी है मेरे से भाई, मैं छोटू हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ, इसको बेटा आपको नीचे से खींचना है, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास दो एंड मैंने फिक्स, यहाँ पर देखना पहले, जहाँ पे मैंने उंगली पकड़ रखी है इस रबर बैंड को, इस एंड को देखना, और प्राची बिल्कुल सेंटर पॉइंट से छोड़ रही है बेटा इस चीज को, और ये नीचे ऊपर करेगी, अब छोड़ दो बेटा, ये होगी वैसे स्लो दिखी तो यार, तो कॉमन सेंस है, पता ही है तुम्हें कि होता ही है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हमारे पास हो रही है, ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है, यही करते रहे। चलो अरे स्ट्रिंग में भाई फिजिक्स करने में मजा आता है, हाँ उसे लेने दो। चलो अब सुनते हैं कहानी। मैंने बेटा जो पॉइंट फिक्स कर रखे थे, यानी कि जहां पर रबर बैंड का कोई मूवमेंट था ही नहीं, वहां पे रबर बैंड की कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। नोड, जहां पर मैं एंड पकड़ रखा था, यहाँ थोड़ी कभी रबर बैंड मूव हुई, यहाँ पे तो हमेशा स्टेशनरी थी रबर बैंड, तो यहाँ पे पार्टिकल की कोई भी वेलोसिटी नहीं होती है। अब आपने देखा जैसे से नीचे खींचा तो ऊपर जो नीचे हुआ, बीच वाले पार्टिकल सबसे ऊपर गए, फिर ऐसे कुछ तरीके से कहानी बनी, यहां से मेरी हाथ थे, हटा रहा हूं मैं, यहां पर मेरे हाथ थे, और जब ये नीचे खींचा गया तो ये कहानी कुछ इस तरीके से हुई, नीचे गए ऊपर गई, ऐसे। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो पॉइंट्स थे बेटा जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, इन पॉइंट्स को मैंने क्या बोला? नोड्स। समझ में आ रहा है? अभी आराम से बनाएंगे, इसके नंबर कितने आएंगे क्या आएंगे वो जब आराम से करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। बस अभी तो बेसिक समझो कि नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं। अब इन नोड के बीच में जब पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा तो उस समय पर वो बेटा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम पर होगा। इस वेव की जो मीन पोजीशन थी वो कहीं यहाँ थी, वो कहीं यहाँ थी। अब ये पार्टिकल, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? एंटी नोड। यानी कि दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंटी नोड के समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और नोड के समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। ये कहानी हमारे पास स्टेशनरी वेव की होती है, यानी कि ऐसी वेव जो हमारे पास मूव नहीं करती है, अपनी ही पोजीशन पर ऊपर नीचे करते हुए अपना कार्यक्रम दिखाती है। अब इसके जो पार्टिकल हैं ये आगे तो नहीं जा रहे, लेकिन अपनी ही जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट। अब जो हमारे पास पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। मैंने आपको बोला था कि बेटा इसमें कहानी इस तरीके से होगी कि जो मेरे पास नोड है वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और मैंने कहा था इंक्रीज होते होते मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर मैक्सिमम से मिनिमम पहुंचेगी, एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, और जैसे जैसे आगे जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और इंक्रीज होते 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 हमारे पास क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं एक फिगर बनाता हूँ तो कुछ कहानी ऐसी है, जो नोड के ऊपर पास है उसकी वेलोसिटी फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और जो मैक्सिमम गई उस पे हमारे पास ये। तो ये एसएचएम का जो उसका जोन है वो भी तो बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या आना शुरू हो जाएगा बेटा? हमारे पास यही कहानी आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया कैसे कहानी हो रही है? तो ये आपके पास जो कहानी है किसकी थी? नोड्स और एंटी नोड्स की। तो आपको जो प्रोग्रेसिव वेव मिलती हैं और जो आपके पास स्टेशनरी वेव मिलती हैं, इनमें डिफरेंस समझ में आ गया?
प्रोग्रेसिव वेव साइनसॉइडल फंक्शन के साथ वेरी करती थी, समय के साथ साथ आगे भी बढ़ती थी, एनर्जी का ट्रांसफर भी होता था, मोमेंटम का ट्रांसफर भी होता था, और वहां पर हमारे पास नोड एंटी नोड के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझे ही नहीं थे। लेकिन जो हमारे पास स्टेशनरी वेव आती हैं वो हमारे पास किस तरीके की रहती हैं, ना एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, ना पार्टिकल मूव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट करते हैं अपनी जगह पर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, नोड्स और एंटी नोड्स का फॉर्मेशन भी होता है। इतनी चीज समझ में आती हैं, ठीक है। तो इतने आगे करना है इसके ट्रीटमेंट या फिर अगली क्लास में करना है? अगली क्लास में। अगली क्लास, ठीक है। फिर इतना कर लेते हैं, आज की क्लास न्यूमेरिकल हो गई, ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अगली क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट, और मैं आपको नोड्स एंटी नोड्स बना के दिखाऊंगा कि कहाँ पे नोड है कहाँ पे एंटी, ये तो अभी दिखाया था, अभी मैं वेव वाली वो लूंगा और उसमें मैं आपको एंटी नोड्स बना के दिखाऊंगा और आप लोग वहां से देख के काउंट करना।